एक माँ अपने जेनजी बेटे को प्रोटेस्ट में भेजती है, ये सोचते हुए कि आवाज़ उठाना उसका भी अधिकार है, उसको भी यंगस्टर्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उसके बाद वापस वो बेटा खुद चल के नहीं आता, बल्कि घर आती है उसकी लाश। और दूसरी तरफ उसका इंटरनेट भी बंद था, ताकि लोगों को इस बारे में पता ही ना चल पाए। आखिरकार क्या हो गया नेपाल को कि 12,000 जेनजीज को एक साथ रोड पे उतरना पड़ा? आखिरकार क्यों नेपाल के सारे सरकारी दफ्तर जला दिए गए? क्यों सरकार को रातों रात इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से? और क्या सच में ये सब कुछ रातों रात ही हुआ, या फिर इस सब की जड़ें थोड़े टाइम पहले से शुरू हुई थी? आइए जानते हैं। 17 अगस्त 2025 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव पास किया। इस डायरेक्टिव में ये कहा गया कि नेपाल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे ऑपरेशंस इलीगल माने जाएंगे। बेसिकली इसका सीधा सा मतलब ये था कि नेपाल की गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई इंसान नेपाल की गवर्नमेंट के आसपास रहे, नेपाल में अपना ऑफिस खोले, ताकि बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें जाती हैं जो नेपाल की गवर्नमेंट नहीं चाहती उनके अगेंस्ट हों, या फिर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हों, तो उनको नेपाल गवर्नमेंट के कहने पे नेपाल से दरखास्त कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए। लेकिन नेपाल में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऑपरेटर्स को बहुत मुश्किल था अपने ऑफिसेज नेपाल में खोल पाना, क्योंकि इसके लिए बहुत खर्चा था, बहुत हसल थी। इसी के चलते जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 28 अगस्त को नेपाल की गवर्नमेंट एक आखिरी चेतावनी देती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाओ, वरना एक्सेस बंद हो जाएगा नेपाल में। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो ऑपरेटर्स थे उनके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था इतनी जल्दी कर पाना। इसी के चलते 4 सितंबर तक कुछ भी हो नहीं पाता। इसी के बाद नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाता है। इनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे थे जो कि मेजरली पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म टिकटॉक जैसे, इनको नेपाल में कुछ साल पहले बैन किया गया था इसी अल्टीमेटम के चलते। लेकिन फिर टिकटॉक की तरफ से रिवर्ट आया, वो नेपाल की बातें मानता है, जिसके बाद नेपाल में टिकटॉक एक्टिव हो जाता है। खैर, इसके बाद लगभग 4 दिन के बाद जेनजी 8 सितंबर को एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और ये प्रोटेस्ट था मेतीगर मंडाला से पार्लियामेंट तक। असल में जो जेनजीज थे उनका ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था, बल्कि ये प्रोटेस्ट इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए था। असल में नेपाल में कुछ समय से, अगर यंगस्टर्स की माने, तो हालात उनके लिए अच्छे नहीं थे। ये जो गवर्नमेंट थी ये अपनी मर्जी से ही चीज़ें करती थी। इसके अलावा यंगस्टर्स का मानना ये भी था कि सरकार के खिलाफ अगर उनको खुल के कहीं बात करनी हो तो उसके लिए सोशल मीडिया ही उनके पास बचा हुआ था। और सोशल मीडिया का बंद होना नेपाल में ये नहीं दिखाता है कि उन कंपनीज ने या फिर उन ऑपरेटर्स ने नेपाल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, बल्कि नेपाल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि उनके अगेंस्ट कोई बात कर सके। हालांकि न्यूज़ चैनल्स भी इसके लिए हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को गवर्नमेंट के अंडर ही होके चलना पड़ता है, और इसी वजह से वो बहुत सारी बातें नहीं रख पाते। यंगस्टर्स ये बातें खुल के कर पाते थे सोशल मीडिया पे, लेकिन अब ये सोशल मीडिया ही उनसे छीन लिया गया था। और साथ ही इस प्रोटेस्ट को करने का एक और भी रीजन था। लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे, और ये पोस्ट थे नेपो किड्स के अगेन। नेपो किड्स जो कि पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, मतलब कि वो बाहर बड़ी बड़ी कंट्रीज में घूमते हैं, साथ ही महंगे महंगे कपड़े, जूते और साथ ही लग्जरी लाइफ जी रहे थे। नेपाल के यंगस्टर्स का मानना ये था कि आखिरकार पॉलिटिशियंस के बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, जहां ज्यादातर नेपाल का जो यंगस्टर था वो अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन से जूझ रहा था, वहीं ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे थे ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। इसी के अगेंस्ट लोगों ने पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी, और तभी देखते ही देखते जो एक प्लेटफॉर्म था उनकी पोस्ट डालने वाला, वही नेपाल ने उनसे छीन लिया था। लोगों का मानना यही था कि वो अपने बच्चों की लग्जरी लाइफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि युवा उनके अगेंस्ट आवाज उठा पाए। जैसे जैसे नेपाल में यंगस्टर्स को पता लगना शुरू हुआ कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन के अगेंस्ट भी है, तो बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने लग पड़े, जिसके चलते बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया। शुरू में तो इस क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब लगभग 12,000 यंगस्टर्स की डिमांड्स नहीं मानी जा रही थी, उसी के बाद
ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा भयानक होने लग पड़ा और देखते ही देखते नेपाल के रोड्स भी ब्लॉक होने लग पड़े। पहले तो इस क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लाउड स्पीकर पे भी ये कहा जाता है कि ये क्राउड अपने आप ही डिस्पर्स हो जाए। लेकिन उसके बाद भी जब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी तो पार्लियामेंट से थोड़ा ही पीछे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये जो क्राउड था ये अंदर तक आ ना पाए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ ना पाए। लेकिन जब इस सबसे भी ये यंगस्टर्स रुक नहीं पा रहे थे, उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन इस सब के बाद जब यंगस्टर्स भड़कना शुरू हो गए तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी और इसी के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जब ये भीड़ कंट्रोल से बाहर जा रही थी, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे थे, वहां पे पुलिस ने रबर की गोलियां चलाना भी शुरू कर दिया इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इससे जनता और भी भड़क रही थी। एक तरफ वो चाहते थे उनकी डिमांड्स पूरी हों, लेकिन उनकी डिमांड्स तो पूरी नहीं हो रही थी, बल्कि उन पे एक तरह से अटैक किया जा रहा था। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, धीरे धीरे ये क्राउड हावी होता गया, सरकारी दफ्तरों में ये लोग पहुंचने शुरू हो गए, बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स जो थे उनके घर पे ये लोग पहुंचना शुरू हो गए, तो पुलिस ने सीधा गोलियां चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन पे लाइव गोलियां चलाई गई। इसके चलते बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। मतलब 8 तारीख को ही लगभग 19 यंगस्टर्स मारे जा चुके थे, जिससे ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा भड़क गया और देखते ही देखते नेपाल दंगों का एक सेंटर बन गया था। और ये दंगे देखते ही देखते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो लोग थे उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिए और उनको पार्लियामेंट का एक्सेस भी मिल गया। वो एक सेंसिटिव एरिया में पहुंच चुके थे, जिसके बाद लोगों ने बहुत सारी सरकारी जगहें जलाना शुरू कर दी, जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का घर। ये सारी बिल्डिंग्स लोगों ने जलाना शुरू कर दी। यहाँ पे सोचने लायक बात सिर्फ एक थी कि क्या इस चीज को थोड़ा आराम से हैंडल किया जा सकता था? डायरेक्ट किसी प्रोटेस्टर के चेस्ट पे या फिर सिर पे गोली मारना क्या बात जायज थी? क्या इस मामले को थोड़ा आराम से हैंडल किया जा सकता था? अगर सच में नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से किसी इंसान को जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था या तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था, उसको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया गया था, तो ये सच में बहुत भयानक था। इसी की वजह से शायद नेपाल की हालत और खराब होनी शुरू हो गई। देखते देखते इन प्रोटेस्टर्स ने नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी आग लगा दी और इस आग की वजह से ही अफसोस उनकी पत्नी जयलक्ष्मी चित्रकार की जलने की वजह से ही मौत हो गई। ये मौत का सिलसिला इसके बाद भी नहीं रुका। 9 सितंबर को भी 2 से 3 यंगस्टर्स की जान गई, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट अभी पहुंचा कहाँ है? क्या इसी तरह से दंगे नेपाल में अभी भी हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए? तो ये चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। नेपाल में सोशल मीडिया को बहाल कर दिया गया है, मतलब कि वापस से जो ज़रूरी चीज़ें थी लोगों के लिए वो एक्टिवेट कर दी गई हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह की चीज़ें एक्टिवेट कर दी गई हैं। बहुत सारे लोगों का शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी रोजी रोटी भी सिर्फ इसी सब पे चल रही थी। और दूसरी तरफ इन्हीं प्रेशर के चलते, इसी प्रोटेस्ट के चलते केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। मतलब अब नेपाल में केयर टेकर गवर्नमेंट है। इसके अलावा अभी भी कर्फ्यू नेपाल में लगा हुआ है। इनफैक्ट नेपाल के काठमांडू में इनडेफिनिट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां पे आर्मी और पुलिस अभी भी पहरा दे रही है। हालात इतने बदतर होते गए कि 10 सितंबर आते आते ये बात भी सामने आई कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे नेपाल के पुलिस स्टेशन भी जला दिए, जिसके चलते 1500 के आसपास जो लोग जेल में थे, अपनी सजाएं काट रहे थे, वो भी पुलिस स्टेशन से फरार हो गए। अब गवर्नमेंट ने ये जो जेंजीज हैं इनके साथ कुछ प्रोमिसेस किए हैं कि जो भी लोग हैं जो मारे गए हैं उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में किया जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर ही एक इंडिपेंडेंट प्रो पैनल भी बैठेगा। खैर अभी नेपाल में प्रोटेस्ट का मोमेंटम रुक गया है, सब वहां पे शांत है, लेकिन फिर भी टेंशन तो जरूर है। देखना यह है कि क्या यंगस्टर्स को जो चीजें उन्होंने डिमांड की हैं वो मिलने वाली हैं या फिर ये प्रोटेस्ट इसके बाद और भी बड़ा होने वाला है। सिंस हम इंडियंस ये पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं और हम नहीं देख सकते कि लोग इस तरह से सफ़र करें। आई रियली होप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का सोल्यूशन हो और कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे शांति वापस आए। अगर आप नेपाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना ध्यान रखें। आई रियली होप
जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।